आज का टॉपिक है कार्डियक कैथराइजेशन। ठीक है, तो आज हम कार्डियक कैथराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम कार्डियक कैथराइजेशन की इनका इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो कि कार्डियक कैथराइजेशन होता क्या है, क्यों यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो अब हम इसका इंट्रो पढ़ते हैं। कार्डियक कैथराइजेशन होता क्या है? कार्डियक कैथराइजेशन इज वन ऑफ द इन्वेसिव प्रोसीजर used to visualize the heart chamber wall and greater vessels in order to diagnose and treat disease related to abnormalities of coronary artery। कहने का मतलब ये है कि कार्डियक कैथराइजेशन एक इन्वेसिव प्रोसीजर होता है जिसका हम यूज करते हैं हार्ट के चैम्बर, वॉल, यहाँ तक कि ग्रेट वेसल, चाहे वो ऑर्टा हो या वेना कावा हो, उन सबको क्या करते हैं, विजुलाइज करते हैं और डायग्नोस करते हैं। और डायग्नोस करने के बाद अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है या कोई डिजीज होती है या कोई अबनॉर्मलिटीज होती है, उसको ठीक करने के लिए हम कार्डियक कैथराइजेशन का यूज करते हैं। ये कह लो कि कार्डियक कैथराइजेशन के थ्रू हम हार्ट चैम्बर, वॉल्व या ग्रेट वेसल्स जो भी है, यहाँ तक कि कोरोनरी आर्टरीज की भी जो अबनॉर्मलिटीज है उसको डिटेक्ट करके, डायग्नोस करके उसको ठीक करते हैं। ठीक है, समझ में आया? मेरे समझ में आया? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोसीजर इन्वॉल्विंग inserting a long flexible radiopaque catheter into peripheral vein, peripheral artery and guided it under fluoroscopy या एंजियोग्राफी। इस प्रोसीजर के अंदर हम एक लॉन्ग फ्लेक्सिबल और रेडियो प्लग कैथेटर का यूज करते हैं। कहाँ पे? पेरिफेरल वेन और पेरिफेरल आर्टरी में इंसर्ट करते हैं। और वो किसके अंडर देखी जाती है? फ्लोरोस्कोप या एंजियोग्राफी की स्कोप के अंडर हम एक रेडियो प्लग कैथेटर को पेरिफेरल वेन और पेरिफेरल आर्टरी के थ्रू इंसर्ट करते हैं। समझ में आया बेटा? समझ में आया? यस मैम। अब बात करते हैं हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में क्या है? वार्नर फोर्समैन, ठीक है, उन्होंने इसकी खोज की थी। अब बात करते हैं पर्पस की, कार्डियक कैथराइजेशन का पर्पस क्या होता है। ठीक है, तो पर्पस इसमें है चैम्बर प्रेशर का पता करना, ऑक्सीजन सैचुरेशन का पता करना, वेंट्रिकुलर फंक्शन का पता करना, वॉल्वुलर इनसफिशिएंसी स्टेनोसिस का पता करना, सेप्टल डिफेक्ट का पता करना, कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटीज का पता करना और यहाँ तक कि मायोकार्डियल फंक्शंस का पता करना। इस पर्पस मतलब इन सब चीजों का पता करने के लिए हम कार्डियक कैथराइजेशन का यूज करते हैं। समझ में आया बेटा? समझ में आया औरों को? यस मैम, आ गया। यस मैम। क्या आया समझ में? क्या आया? पर्पस क्या है कैथराइजेशन का, कार्डियक कैथराइजेशन? ठीक है, अब बात करते हैं इंडिकेशन। देखो, हम जब भी कोई प्रोसीजर या सर्जरी कुछ भी हम करते हैं ना, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम ये जो प्रोसीजर है वो क्यों करते हैं और किस लिए करते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे इंडिकेशन की, हमें ये किस किस केस में हम कार्डियक कैथराइजेशन करते हैं। ठीक है, अब आता है इंडिकेशन ऑफ कार्डियक कैथराइजेशन आर टू कंफर्म सस्पेक्टिव हार्ट डिजीज। मतलब हार्ट डिजीज को अगर हमें लगता है कि हार्ट डिजीज है तो उसको कंफर्म करने के लिए हम कार्डियक कैथराइजेशन का यूज करते हैं। इंक्लूडिंग, जिसमें क्या क्या इंक्लूडिंग हो सकता है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज इंक्लूड हो सकती है, मायोकार्डियल डिजीज इंक्लूड हो सकती है, वॉल्वुलर डिजीज हो सकती है और वॉल्वुलर डिसफंक्शन डिजीज। मतलब ये कह लो कि अगर हमें लगता है कि हमारे हार्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम है तो उसको कंफर्म करने के लिए, पता करने के लिए कि वो है या नहीं है, तो हम कार्डियक कैथराइजेशन करते हैं। नेक्स्ट है टू डिटरमाइन द लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ द डिजीज प्रोसेस। यहाँ तक कि
ये पता करने के लिए करते हैं कि जो कि प्रॉब्लम किस जगह हुई है और वो कहाँ तक वो डिजीज बढ़ी हुई है। तो उस प्रोसेस को पता करने के लिए भी हम कार्डियक कैथराइजेशन का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टू एसेस द फॉलोइंग। किसका पता करने, एक्सेस किसका पता करने के लिए, स्टेबल सीवियर एंजाइना अनरिस्पॉन्सिव टू मेडिकल मैनेज। मतलब मेडिकल मतलब अगर किसी को मतलब ये कह लो अगर हाँ कोई ऐसा पर्सन है जिसका मेडिसिन चल रही हो और उसका कोई भी रिस्पांस नहीं मिल रहा हो, तो उसका पता करने के लिए उसके एक्सेस के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। अनस्टेबल एंजाइना पेक्टोरिया के लिए यूज करते हैं। अनकंट्रोल हार्ट फेलियर, वेंट्रिकल डिसरिथमिया या कार्डियोजेनिक शॉक एसोसिएटेड विद एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, पिलरी मसल डिस्फंक्शन, वर्टिकुलर न्यूरिज्म या सेप्टल परफोरेशन, इन सब का पता करने के लिए भी या एक्सेस करने के लिए हम कार्डियक कैथराइजेशन का यूज करते हैं। समझ में आया बेटा? यस समझ मैम। नेक्स्ट है टू डिटरमाइन बेस्ट थेरेपिक ऑप्शन, और साथ साथ यहाँ तक कि डिटरमाइन पता करने के लिए कौन सा थेरेपिक जो ऑप्शन है वो बेस्ट है। जैसे कि परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनरी कॉरोनरी एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी सही होगी, स्टेंट सही होगा, कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट अच्छा होगा, या बल्बोटॉमी वर्सेस वॉल रिप्लेसमेंट अच्छा होगा। मतलब साथ साथ डिजीज का पता करने के साथ साथ इसमें भी मतलब ये भी पता करने के लिए बेस्ट होता है कि उस प्रॉब्लम के लिए कौन सी थेरेपी देनी सही होगी। ठीक है, नेक्स्ट है टू एलिवेट इफेक्ट ऑफ मेडिसिन। मतलब अगर किसी पर्सन पर मेडिसिन यूज हो रही है, मतलब कोई बंदा है जो बहुत दिनों से मेडिसिन ले रहा है, तो उसके इफेक्ट का पता करने के लिए या इन्वेसिव ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर फंक्शन या कार्डियोवास्कुलर फंक्शन के लिए कोई ट्रीटमेंट चल रही है, उसका पता करने के लिए हम मतलब कार्डियो कैथराइजेशन करते हैं। ठीक है, या ये कह लो कि जो कार्डियोवास्कुलर फंक्शन है, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनरी कॉरोनरी एंजियोप्लास्टिक कॉरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, इन सब के इफेक्ट के जो इन सब का ये जो प्रोसीजर इन्वॉल्व हुआ है, इन सब के इफेक्ट को इवेलुएट पता करने के लिए हम कार्डियक कैथराइजेशन करते हैं। समझ में आया बेटा? समझ में आया? यस मैम। ठीक, अब आता है हमारा कॉन्ट्रा इंडिकेशन कि किस किस केस में हमें कार्डियक कैथराइजेशन नहीं करना चाहिए। ठीक है, मतलब काफी ऐसे पर्पस होते हैं, मतलब काफी ऐसे प्रोसीजर होते हैं जो मतलब किसी कई ऐसी चीजें होती है जिसमें हम वो चीज नहीं कर सकते वरना पेशेंट की जान को खतरा होता है। तो किस किस केस में हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन में कि किस किस केस में ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट है एलर्जी टू द कॉन्ट्रास्ट मीडियम यूज इन स्टडी। मतलब कार्डियक कैथराइजेशन के अंदर जो हम कॉन्ट्रास्ट मीडियम का यूज कर रहे हैं, मतलब कॉन्ट्रास्ट मीडियम का अगर हम यूज कर रहे हैं तो अगर वो पर्सन एलर्जिक है, उससे कॉन्ट्रास्ट मीडियम से एलर्जिक है, तो उस केस में हम कार्डियक कैथराइजेशन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी unless the benefit of performing the study greatly overweight the risk of fetus। मतलब प्रेगनेंसी के टाइम क्यों, क्योंकि इसकी वजह से क्या हो सकता है, फीटस पे रिस्क भी हो सकता है। ठीक है, अगर प्रेगनेंसी है तो उस केस में भी हम ये नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ केस में अगर है तो कर सकते हैं, इसलिए लिखा इट इज रिलेटिव बट नॉट एब्सोल्युटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्लाइंट हु विल नॉट अलाउ कार्डियक सर्जरी टू परफॉर्म टू करेक्ट पैथोलॉजी डायग्नोस बाय द स्टडी। मतलब वो क्लाइंट या ये वो पेशेंट जो अलाउ नहीं करे, कार्डियक सर्जरी को अलाउ ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, किसी प्रॉब्लम को पता करने के लिए अगर किसी को प्रॉब्लम हो गई है और वो कार्डियक सर्जरी नहीं कराना चाह रहा है, तो उस केस में भी हम ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं, मतलब वो चाहता ही नहीं है, उस केस में हम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है medical conditions such as severe infection, irreversible brain damage and congestive heart failure, which are considered relative to their extent, emergency status and potential benefit as opposed to the risk। मतलब अगर किसी की मेडिकल कंडीशन, जैसे किसी को बहुत इन्फेक्शन हो गया हो, ब्रेन डैमेज हो गया हो, अगर कंजेनाइटल हार्ट फेलियर किसी का केस है, तो हम उस केस में भी
कार्डियक कैथेटराइजेशन बिल्कुल भी नहीं करते। समझ में आया? यस मैम। नेक्स्ट है कोगुलोपैथी, इम्पेयर रीनल फंक्शन एंड डिबिलिटेशन यूजली कॉन्ट्राइंडिकेट कैथेटराइजेशन ऑफ बोथ साइड ऑफ हार्ट। मतलब हम कोगुलोपैथी में या अगर रीनल फंक्शन ढंग से काम नहीं कर रहा है तो भी हम कार्डियक कैथेटराइजेशन नहीं कर सकते अनलेस टेम्परेरी पेसमेकर, जब तक यहाँ तक कि जब तक कोई टेम्परेरी पेसमेकर इज इंसर्टेड टू कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस वेंट्रिकुलर सिस्टोल लेफ्ट, और ये तब भी नहीं करना चाहिए जब तक कोई पेसमेकर इंसर्ट ना किया। अगर मतलब साउंड प्रोड्यूस होने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो उस वक्त पेसमेकर हम ट्रांसप्लांट करते हैं कि कोई टेम्परेरी पेसमेकर जब तक इंसर्ट नहीं किया तब भी हम कार्डियक कैथेटराइजेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है डिजिटली टॉक्सिसिटी, एनीमिया या इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस। अगर इसकी वजह से टॉक्सिसिटी बढ़ती है, अगर पेशेंट को एनीमिया है या उसकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट डिस्टरबेंस है तो भी हम कार्डियक कैथेटराइजेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब बात आती है नॉर्मल वैल्यू या नॉर्मल फाइंडिंग की, कितनी मतलब जैसा कि कार्डियक कैथेटराइजेशन में हमें ये पता करना था ना कि बॉडी में कितनी ऑक्सीजन है प्रेजेंट है, कितनी नहीं है, जो भी है। तो अब हम यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू के बारे में पता करेंगे कि अगर हम कार्डियक कैथेटराइजेशन करते हैं और ये वैल्यू डाउन है, ये ज्यादा है, तो ये कह लो जो अबनॉर्मलिटीज है उसका हम इसमें पता करते हैं। तो नॉर्मल वैल्यू क्या होनी चाहिए पहले हम ये देखते हैं। अगर हम बात करते हैं प्रेशर की कि प्रेशर कितना होना चाहिए, अगर इसमें लिखा है लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टोलिक, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टोलिक के टाइम प्रेशर कितना होना चाहिए, 90 से 140 mmHg के बराबर होना चाहिए। लेफ्ट वेंट्रिकल एंड डायस्टोलिक में 4 to 12 mmHg प्रेशर होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेंट्रल वीनस प्रेशर, जो कितना होना चाहिए 2 to 14 सेंटीमीटर H2O के बराबर होना चाहिए। लेफ्ट आर्टरी में कितना प्रेशर होना चाहिए 2 to 12 mmHg के बराबर होना चाहिए। पल्मोनरी आर्टरी सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक मर्करी में कितना, डायस्टोलिक में कितना होना चाहिए 7 से 32/4, मतलब 17 से 32 और अपॉन में 4 से 13 mmHg के बराबर प्रेशर होना चाहिए। नेक्स्ट है पल्मोनरी वेज प्रेशर कितना होना चाहिए अराउंड 6 to 13 mmHg के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये प्रेशर हो गए। अब बात आता है हमारा कार्डिक आउटपुट कितना चाहिए कि हमारा जो हार्ट है एक मिनट में कितना आउटपुट वो देता है। तो कम से कम 3 से 6 लीटर पर मिनट के अकॉर्डिंग कार्डिक आउटपुट होना चाहिए, नॉर्मल वैल्यू है हमारी। ठीक है। नेक्स्ट है इजेक्शन फ्रैक्शन। इजेक्शन फ्रैक्शन है 16 से 70%। इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है? इजेक्शन फ्रैक्शन वो पार्ट हमारे हार्ट का वो पार्ट होता है कि इंजेक्शन फ्रैक्शन हमारे हार्ट से जितना जितना ब्लड बाहर जाता है, ये कह लो कि जितना एक सेकंड के अंदर, या ये कह लो एक कार्डिक साइकिल के अंदर जितना ब्लड हमारा हार्ट आउटपुट करता है वो हमारा इंजेक्शन फ्रैक्शन होता है। बेटा क्या समझ में आया? यस मैम। समझ में आया? ये सोनम? यस मैम आ गया। यस मैम आ गया। अब नेक्स्ट है ऑक्सीजन सैचुरेशन वैल्यू फॉर द हार्ट एंड इट्स सराउंडिंग वेसल्स की ऑक्सीजन का सैचुरेशन हार्ट के एरिया में कितना कितना होना चाहिए और यहाँ तक कि वेसल्स में भी कितना कितना होना चाहिए। तो हम यहाँ ऑक्सीजन सैचुरेशन की बात करते हैं तो यहाँ है सुपीरियर वेना कावा में अराउंड कितना होना चाहिए 70% होना चाहिए। इंफीरियर वेना कावा में 80% होना चाहिए। कोरोनरी साइनस में 20% होना चाहिए। राइट चैम्बर में 75% होना चाहिए। पल्मोनरी आर्टरी में 75% होना चाहिए और यहाँ तक कि लेफ्ट चैम्बर में कितना होना चाहिए 95। सबसे ज्यादा जो ऑक्सीजन सैचुरेशन होगा वो हमारे लेफ्ट चैम्बर में होगा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट चैम्बर में ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। समझ में आया बेटे? समझ में आया? यस मैम। यस मैम। अब बात करते हैं असेसमेंट की। ठीक है, यहाँ पे नर्सिंग असेसमेंट बिफोर प्रोसीजर की, प्रोसीजर होने से पहले हम क्या क्या हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या क्या मतलब करना चाहिए। ठीक है, ये कह लो कि
प्री ऑपरेटिव या ये कि प्री प्रोसीजर वर्क क्या है, नर्सिंग असेसमेंट हमें क्या करना है। इसमें क्या करेंगे, इसमें पेशेंट का वाइटल साइन मेजर करेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, जब भी प्रोसीजर करा जाएगा तो उससे पहले पेशेंट का वाइटल साइन मेजर कर लेंगे। फिर क्या, अस्कल्टेट हार्ट एंड लंग, उसके बाद अस्कल्टेट हमारे हार्ट और लंग्स का हम अस्कल्टेट देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इवैल्यूएटिंग पेरिफेरल पल्सेस, और जो पेरिफेरल पल्सेस है उसको हम देखेंगे। नेक्स्ट है आस्किंग द पेशेंट अबाउट एनी हिस्ट्री ऑफ एलर्जी टू आयोडीन बेस्ड कॉन्ट्रास्ट एजेंट, और यहाँ तक कि पेशेंट से ये भी पूछेंगे कि उसको जो कॉन्ट्रास्ट एजेंट है, आयोडीन बेस्ड कॉन्ट्रास्ट एजेंट है, उसको किसी तरीके की एलर्जी तो नहीं है। मतलब ये जो प्री प्रोसीजर टेक्निक है ना, पहले ये कर लेना है। ठीक है, फिर क्या होगा, आस्किंग इफ द क्लाइंट नॉर्मली टेक डिजिटलाइज प्रिपरेशन या डायूरेटिक, उसके बाद पेशेंट से ये भी पूछ लेंगे क्या वो डिजिटलाइज है या डायूरेटिक है, ये सब उससे पूछ लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? यस मैम। अब है असेसमेंट आफ्टर द स्टडी, मतलब अगर कार्डियक कैथेटराइजेशन हो गया है तो उसके बाद हमें क्या करना है। ठीक है, नेक्स्ट है मॉनिटरिंग वाइटल साइन एवरी 50 मिनट्स फॉर 1 आवर, मतलब 1 घंटे में मैं 15 मिनट के बाद पेशेंट का वाइटल साइन चेक करते रहना चाहिए। एवरी 30 मिनट्स फॉर नेक्स्ट आवर, एवरी आवर स्टेबल, मतलब हर 30 मिनट मतलब करते रहना चाहिए। मतलब 1 घंटे में 15 मिनट का हमें गैप देके मॉनिटरिंग करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है टेक पेरिफेरल पल्सेस, और क्या करेंगे, पेरिफेरल पल्सेस को देखेंगे। रेडियल पल्स शुड बी पल्पेबल एंड एज स्ट्रॉन्ग एज इट वाज प्रायर टू कैथेटराइजेशन, और यहाँ तक कि हम रेडियल जो पल्स होते हैं उसको भी पल्पिटेशन देखेंगे, मतलब पल्पिटेशन हो रही कि नहीं ये देखेंगे, क्योंकि यही हमारे कैथेटराइजेशन की प्रायर मतलब एरिया होगा। नेक्स्ट है असेसिंग स्किन कलर, और यहाँ तक कि जो पेशेंट का स्किन कलर है उसको भी देखेंगे। टेम्परेचर ऑन बोथ एक्सट्रीमिटी ऑफ साइड, और दोनों साइड का हमें क्या करना है, वो टेम्परेचर भी मेजर करें। कंपेयर फॉर सर्कुलेटरी अल्टरनेशन के लिए हमें देखना है। फिर क्या है एसेस साइट ब्लड लीक या अप्लाई प्रेशर, यहाँ तक कि हमें ब्लड साइट मतलब जहां से हमने कैथेटराइजेशन किया उस साइड से लीकिंग हो रही है कि नहीं ये भी देखिए, और अप्लाई, और अगर लीकिंग हो रही है तो वहां पे हम प्रेशर क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोसीजर की। तो इसमें क्या है, कैथेटर मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज फॉर राइट एंड लेफ्ट हार्ट कैथेटराइजेशन आर, मतलब जो राइट और लेफ्ट हार्ट के लिए हम जो कैथेटराइजेशन करते हैं उसके लिए कौन कौन से कैथेटर यूज करते हैं, उसमें स्टोन, जुडकिंस, एम्प्लेस, ये कैथेटर है जो हम यूज करते हैं। ठीक है, अब आता है कोरोनरी आर्टरियोग्राफी, इसमें क्या है पिगटेल, एपेंडोर, एनआईएच, लेहमैन, स्टोन, जुडकिन और एम्प्लेट, ये क्या है कैथेटर है जो हम आर्टरियोग्राफी के लिए करते हैं, कोरोनरी आर्टरीज के लिए करते हैं। ठीक है, अब ये देखो ये हमारी क्या है कैथेटर से जो हमें इंसर्ट करनी है, दिखाई दे रहा है सबको बेटा, दिखाई दे रहा है ना? यस मैम। अब बात करते हैं प्रोसीजर की कि हमें क्या करना है। तो इसमें है पेशेंट इज प्लेस्ड इन ए सुपाइन पोजीशन ऑन एक्सरे टेबल, ऐसे टेबल पे हम पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लिटा देंगे। सुपाइन पोजीशन का मतलब क्या है, बैक साइड लिटा देंगे। एंड सिक्योरली स्ट्रैपल इनटू द टेबल, और उसको सिक्योरली या टेबल से क्या कर दें, स्ट्रैप कर दें, बांध देंगे। ठीक है, जिससे वो हिले डुले ना। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इन्फ्यूज ऑफ D5W को इन्फ्यूज करेंगे। ECG लीडर पोजीशन एंड अटैच टू क्लाइंट एज वेल एज कैथेटर मॉनिटर, और वहीं पे क्या करेंगे, हम पेशेंट को लिटाएंगे तो ECG की जो लीड्स होती है जहां जहां उसे अटैच करनी होती है वहां उसको पोजीशन देके अटैच करेंगे और कार्डियक मॉनिटर से मॉनिटरिंग करते रहेंगे। फिर है ब्लड प्रेशर, पल्स एंड रेस्पिरेशन इक्विपमेंट इज यूज फॉर कंटिन्यू मॉनिटरिंग, इसके लिए मतलब कंटिन्यू मॉनिटरिंग के लिए हार्ट की एक्टिविटी वाइटल साइन को चेक करते रहने के लिए हमें ब्लड प्रेशर, पल्स और रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट का यूज करते रहना चाहिए ताकि हमें पता चलता रहे।
उसके बाद है कैथराइजेशन साइट इज शेप, जहां भी हमें कैथराइजेशन का यूज करना उस एरिया को हम साफ कर लेंगे, इफ नेसेसरी अगर जरूरत है तो उसको शेप भी कर लेंगे, क्लीन करेंगे एंड ड्रैप द स्टेबलाइज स्टाइल फील्ड, और उस एरिया को हम एक स्टाइल एरिया को हम ड्रैप कर देंगे, मतलब ढक देंगे ताकि वो कंटामिनेटेड ना हो जाए। फिर क्या करेंगे, लोकल एनेस्थीसिया इज इंजेक्टेड एट द इंसर्शन या कट डाउन साइट, और लोकल एनेस्थीसिया वहां देंगे जहां पे हमें इंसर्ट करना, जहां हमें कार्डियक कैथराइजेशन को इंसर्ट करना, वहां लोकल एनेस्थीसिया देंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, जनरल एनेस्थीसिया वाया गैस रेक्ट, और वहां तक कि हम पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया भी दे सकते हैं जिसमें हम गैस का यूज कर सकते हैं। रेक्टल सपोजिटरी इज एडमिनिस्टर्ड टू यंग चिल्ड्रन, अगर जो 12 साल से छोटे होते हैं हम उनको जनरल एनेस्थीसिया दे सकते हैं, वो भी गैस दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है वेन या आर्टरीज पंचर, वेन या आर्टरी जिसमें हम कार्डियक कैथराइजेशन डालना है उसको पंचर करेंगे विथ ए निडल, एक निडल से पंचर कर देंगे, और निडल से पंचर करने के बाद क्या करेंगे, ए वायर इंसर्ट थ्रू निडल, और निडल के थ्रू ही उस वायर को इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे ठीक है, नेक्स्ट है कैथेटर इज देन पास ओवर, और कैथेटर को हम क्या करें, कैथेटर इज देन पास ओवर वायर, जब कैथेटर से वायर पास हो जाएगी एंड इनटू वेसल आफ्टर निडल इज रिमूव, और उसके बाद क्या करेंगे, निडल को रिमूव, मतलब जो वायर है जब वो पास हो जाएगी, ठीक है, क्या है, निडल से जब वो पास हो जाएगी तो हम निडल को वहां से रिमूव कर लेंगे, जैसे कि हम कैनुला लगाते हैं ना, कैनुला उस सेम टू सेम समझो वैसे ही है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, राइट हार्ट कैथराइजेशन करना, तो क्या कहाँ करेंगे हम, फ्यूमरल या एंटी क्यूबिटल वेन में हम कैथराइजेशन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये हमारा हार्ट है जो भी है, उसके अगर अगर हमें लेफ्ट हार्ट कैथराइजेशन करना है तो यहाँ करेंगे, ब्रोंकियल फीमोरल आर्टरी में कैथराइज करेंगे। ठीक है, कोरोनरी एंट्रियोग्राफी और ट्रांससेप्टल टेक्निक का हम इसमें यूज करते हैं। साइट इज फ्यूचर इफ द कट डाउन वाज परफॉर्म, अगर हमने कट डाउन कर लिया, इंसर्शन कर लिया, सब कुछ हो गया तो उस साइट को हम क्या करेंगे, बाद में सूचर कर सकते हैं। स्टाइल प्रेशर ड्रेसिंग अप्लाई, और एक और वहाँ पे जो हम ड्रेसिंग करेंगे वो स्टाइल स्टाइल ड्रेसिंग करेंगे जिस जो क्या करे, प्रेशर को क्रिएट करे। ठीक है, पेशेंट इज रिटर्न टू रिकवरी एरिया फॉर फर्दर ऑब्जर्वेशन, और पेशेंट को फिर वापस रिकवरी एरिया में भेज देंगे जहाँ पे उसका ऑब्जर्वेशन किया जाए। कार्डियक कैथराइजेशन इन्वॉल्व रेडिएशन एक्सपोजर फॉर स्टाफ मेंबर्स एज वेल एज पेशेंट, मतलब जो कार्डियक कैथराइजेशन है जिसमें इसमें क्या हो सकता है, रेडिएशन एक्सपोजर हो सकता है, वो स्टाफ मेंबर को भी हो सकता है और पेशेंट को भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है नर्सिंग केयर बिफोर द प्रोसीजर, प्रोसीजर से पहले क्या क्या नर्सिंग केयर, तो एक्सप्लेन टू द क्लाइंट प्रोसीजर परफॉर्म इन स्पेशल कार्डियक लेबोरेटरी इक्विपमेंट विथ मॉनिटर एंड सप्लाई टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन, इसमें हम पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं कार्डियक कैथराइजेशन के लिए, उसमें ये बताया जाएगा कि जो आपका कार्डियक कैथराइजेशन होगा वो एक कार्डियक लेबोरेटरी के अंदर होगा जहाँ पे इक्विपमेंट होंगे विद द मॉनिटर होंगे, और वहां पे इसलिए किया जाएगा ताकि कॉम्प्लिकेशन या रिस्क वो कम से कम हो। दैट द प्रोसीजर परफॉर्म बाय फिजिशियन, जब कार्डियक जो कार्डियक कैथराइजेशन फिजिशियन से परफॉर्म होगा तो टेक अबाउट 1 to, वो कितना टाइम लेगा, 1 से 3 घंटे ले सकता है, डिपेंडिंग ऑन द टेस्ट टू परफॉर्म, ये डिपेंड कर सकता है कि कितना टाइम लगेगा और कैसे परफॉर्म किया जाए। ठीक है, फूड एंड फूड मैम हाँ मैम वो सोनाली का है ना, वो डिस्कनेक्ट हो गया था, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वो बोल रही है अपने आप ही हो गया था उसका। ठीक है, ठीक है, सोनाली आगे बेटा। यस मैम।
ठीक है, तो अब मैं नर्सिंग केयर बता रही थी कि जब भी प्रोसीजर होता है तो पेशेंट को हर चीज समझा दी जाती है ताकि पेशेंट को बाद में डर ना लगे। ठीक है, तो पेशेंट को समझाया जाता है कि उसका जो प्रोसीजर होगा वो कार्डियक लेबोरेटरी में होगा, जहाँ पे इक्विपमेंट और मॉनिटर्स रखे होंगे, जिसकी वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन को मिनिमाइज किया जा सके। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि जो भी मतलब ये कह लो कि जो भी कार्डियक कैथेटराइजेशन जो भी फिजिशियन परफॉर्म करेगा उसको कम से कम 1 से 2 घंटे लग सकता है। मतलब ये डिपेंड करता है कि परफॉर्म कैसे किया जा रहा है, तो कम से कम 1 से 3 घंटे इस प्रोसीजर में लग सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है फूड एंड फ्रूट आर विद हेड फॉर एटलीस्ट 4 to 6 आवर्स बिफोर द स्टडी। कहने का मतलब है कार्डियक कैथेटराइजेशन प्रोसीजर को करने से कम 4 से 6 घंटे पहले ही क्या कर देना है, बंद कर देना, खाना पीना बंद कर देना है। ठीक है, that some medication are withheld according to physician instruction, especially anticoagulant therapy which is discontinued before the मतलब अगर पेशेंट की कोई मेडिसिन ऐसी चल रही है, जैसे मान लो अगर पेशेंट एंटीकोगुलेंट थेरेपी एंटीकोगुलेंट ड्रग्स यूज कर रहा है, तो उसको इस एग्जामिनेशन से पहले कुछ दिन पहले ही उस ड्रग्स को लेना छोड़ देना चाहिए। ठीक है, द साइट इज शेप, जिस भी साइड में हमें कार्डियक कैथेटराइजेशन इंसर्ट करना, उस एरिया को हमेशा उसको क्या करना, शेव कर देना है, क्लीन कर देना है। ठीक है, यहाँ और वहाँ पे लोकल एनेस्थीसिया का यूज कर देना, और वहीं से हम कार्डियक जो कैथेटर है उसको इंसर्ट करेंगे। ठीक है, समझ में आया बेटे, समझ में आया? यस मैम, एक बार प्रोसीजर बता दीजिए मैम प्लीज। प्रोसीजर? यस मैम। इसमें क्लाइंट इज मतलब कह लीजिए पेशेंट है, उसको हम सुपाइन पोजीशन में एक्सरे टेबल पे लिटा देंगे और उसको स्टेपल कर देंगे ताकि पेशेंट हिले नहीं। ठीक है, फिर हम उससे D5W इन्फ्यूज करेंगे, और साथ साथ पेशेंट जब सुपाइन पोजीशन में लेटा होगा तो हम उसके चेस्ट एरिया में ECG की जो लीड है ना वो अटैच कर देंगे, जो क्या है, जिससे हमें कार्डियक मॉनिटरिंग का पता चलता रहे। उसके बाद साथ साथ हम ब्लड प्रेशर, पल्स और रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट का भी यूज करेंगे ताकि हमें प्रॉपर हार्ट की एक्टिविटी का पता चलता रहे। ठीक है, कैथेटराइजेशन जहां भी हमें कार्डियक कैथेटराइजेशन करना है उस साइड को हमें शेव कर देनी है, साफ कर देना है, और उसको स्टाइल ड्रैपर से ड्रैप करके रख देना है। ठीक है, और जहां भी हमने वो एरिया साफ किया वहां, या जहां पे हमें कार्डियक कैथेटराइजेशन करना है, तो वहीं पे हमें लोकल एनेस्थीसिया इंजेक्ट कर देना है। ठीक है, इंजेक्ट कर देना है। ठीक है, लेकिन अगर कोई बच्चा, अगर कोई पेशेंट 12 साल से छोटा है तो हम उसे लोकल एनेस्थीसिया नहीं देंगे, उसको हम जनरल एनेस्थीसिया देंगे। ठीक है, अब अपने वहां साफ कर लिया, लोकल एनेस्थीसिया दे दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम उसको नीडल के थ्रू आर्टरी और वेन को पंचर कर देंगे, जिसमें वायर इंसर्ट होगी, जिसमें वायर प्रेजेंट होगी। तो जो वायर है वो क्या है, कैथेटर है। तो जब हम नीडल को इंसर्ट करेंगे तो वायर भी इंसर्ट हो जाएगी, और जब वायर इंसर्ट हो जाएगी तो हम नीडल को निकाल लेंगे और वायर वहीं की वहीं रह जाएगी। मतलब कार्डियक कैथेटराइजेशन हो गया। जैसे कैनुला लगता है ना, कैनुला की हमें ऊपर से बॉडी प्लास्टिक की दिखती है, लेकिन उसके इंटरनल जो पॉइंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मेटल होते हैं। तो हम क्या करते हैं, कैनुला लगाते हैं तो पंचर करते हैं, उसके बाद हम उस जो निडल होती है उसको निकाल लेते हैं। ठीक है, और जो कैनुला का जो प्लास्टिक एरिया होता है वो अंदर रह जाता है। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ पे क्या है, हमने निडल तो निकाल ली है। ठीक है, हमने निडल तो वैसे सेम टू सेम निडल निकाल ली, लेकिन वायर जो है उसके अंदर ही रह जाएगी। समझ में आया? यस मैम। उसके बाद है, देखो, अगर हमने राइट हार्ट कैथेटराइजेशन किया है तो हम पंचर करेंगे फीमोरल या एंटीक्यूबाइटल वेन में हम पंचर करेंगे। ठीक है, अगर हमने लेफ्ट हार्ट कैथेटराइजेशन करना है तो हम ब्रोंकियल या फीमोरल आर्टरी में पंचर करेंगे। ठीक है, समझ में आया? यस मैम।
नेक्स्ट है सेडेटिव, एलर्जेसिक या अदर मेडिकेशन टू एले एंजाइटी प्रमोट कंफर्ट इज गिवन 1 आवर बिफोर द स्टडी। मतलब जब भी हमें कार्डियक कैथेटराइजेशन करना हो तो उससे 1 घंटा पहले हम उन पेशेंट को सेडेटिव, एलर्जेसिक या अदर मेडिसिन देंगे, जिससे क्या होगा, उसे पेन फील नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट है ईसीजी एक्टिविटी, पल्स, ब्लड प्रेशर आर मॉनिटर्ड ड्यूरिंग प्रोसीजर। इस प्रोसीजर के दौरान हम ईसीजी की एक्टिविटी, पल्स और ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करते रहेंगे, क्योंकि टेम्परेरी इंक्रीज इन पल्स या अरिथमिया कैन अकर। क्योंकि यहाँ पे जो पल्स या अरिथमिया है वो टेम्परेरी इंक्रीज हो सकती है, इसलिए हमें मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए। दैट कॉन्ट्रास्ट मीडियम कैन बी इंजेक्टेड इनटू द हार्ट, और तब हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया को हार्ट पे इंजेक्ट कर देंगे एंड वेसल्स। ठीक है, हार्ट और वेसल्स पे इंजेक्ट कर देंगे। कोस वार्म फीलिंग, जब भी हम कॉन्ट्रास्ट मीडियम को इंजेक्ट करते हैं तो पेशेंट को वार्म फीलिंग आती है या मेटालिक टेस्ट लगता है, क्योंकि हमने क्या किया है, उसको कॉन्ट्रास्ट मीडियम इंजेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो कॉन्ट्रास्ट मीडियम हार्ट या वेसल्स पे पहुंच जाएगी और फ्लोरोस्कोपी के अकॉर्डिंग हमें प्रॉब्लम का पता चल जाएगा। ठीक है, फिर डेट क्लाइंट कैन बी रिक्वेस्ट टू कफ या ब्रीथिंग डीपली। तो हम पेशेंट रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो लंबी सांस ले या खांसे, ठीक है, ड्यूरिंग द स्टडी टू इनहेंस ब्लड फ्लो, और जिसकी वजह से क्या हो, ब्लड फ्लो बढ़ जाए। ठीक है, हार्ट का ब्लड फ्लो बढ़ जाए। अब क्या है, प्रिपेयर फॉर प्रोसीजर। अब क्या है, प्रोसीजर के लिए प्रिपरेशन। तो इसमें क्या करेंगे, कोई भी हमें प्रोसीजर कराना हो तो सबसे पहले हम कंसेंट फॉर्म फिल करवाते हैं। ठीक है, कंसेंट फॉर्म फिल करवाएंगे। ऑब्टेन द क्लाइंट हाइट एंड वेट, उसमें हम पेशेंट का हाइट, वेट सब कुछ उसमें लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक कि कौन सी डाई हम दे रहे हैं उसके बारे में भी लिखेंगे। इंश्योर दैट डाइटरी फ्लूइड रेस्ट्रिक्टेड हैव बीन फॉलो, मतलब और ये भी पता करना है कि स्टडी से पहले उसको खाना पीना 4 से 6 घंटे पहले देना बंद कर दिया गया हो। ठीक है, रूटीन मेडिकेशन, और अगर उसकी कोई रूटीनली कोई मेडिकेशन चल रही है उसको भी बंद कर देना है। ठीक है, प्रोवाइड ए हॉस्पिटल गाउन विदाउट मेटालिक क्लोजर, और खास तौर से पेशेंट को हम हॉस्पिटल का गाउन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जिससे क्या है वो इजिली प्रोसीजर हो सके। अलाउ टू क्लाइंट टू रिटेन डेंटल क्लासेस, हियरिंग एड, और यहाँ तक कि हम पेशेंट से ये भी कहेंगे कि अगर उसने कोई ग्लासेस, हियरिंग कुछ भी पहन रखा है उसको वहां से हटा दे। मेडिकेशन टू रिड्यूस एलर्जी रिस्पॉन्स टू कॉन्ट्रास्ट मीडियम, और यहाँ तक कि मेडिकेशन देंगे जिसकी वजह से कॉन्ट्रास्ट मीडियम का जो एलर्जिक रिएक्शन है वो कम हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है ऑब्टेन बेसलाइन पल्सेस, ब्लड प्रेशर, ईसीजी एंड पेरिफेरल पल्सेस, और साथ साथ हम ये पल्स, ब्लड प्रेशर, ईसीजी और पेरिफेरल पल्स की क्या करेंगे, बेसलाइन हमें मार्क करते चलना चाहिए। एडमिनिस्टर सेडेटिव, बेटा दिखाई दे रहा है? यस मैम। उसके बाद क्या है, एडमिनिस्टर सेडेटिव एंड एंटी एंजाइटी एजेंट सच एज, और साथ साथ पेशेंट को हम एंटी एजेंट या सेडेटिव देंगे ताकि उसे बाद में प्रॉब्लम ना हो। और कब देना है, प्रोसीजर से 30 से 1 घंटे पहले देना है। इनिशिएट इंट्रावीनस लाइन टू एडमिनिस्ट्रेट, और खास तौर से उसको क्या करेंगे, जब हम प्रोसीजर करेंगे तो हम उसको आईवी लाइन देंगे ताकि हम उसे फ्लूइड, क्योंकि हमने पेशेंट को खाना पीना तो मना कर रखा है। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, प्रोसीजर के दौरान आईवी लाइन के थ्रू उसे फ्लूइड देंगे। ठीक है, और यहाँ तक कि मेडिसिन भी देंगे। ठीक है, हैव प्लान्ड वॉइड बिफोर द प्रोसेस, और खास तौर से हम पेशेंट को ये भी कहेंगे कि प्रोसेस होने से पहले वो यूरिन पास करके आए। ठीक है, ताकि उसका ब्लडर खाली हो जाए। ऑब्टेन हिस्ट्री ऑफ सस्पेक्टेड या नॉन कार्डिक कंडीशन, और खास तौर से अगर उसकी कोई सस्पेक्टेड या हिस्ट्री है कार्डिक कंडीशन रिगार्डिंग, उसका भी हम पहले से पता कर लेंगे। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसीजर के दौरान क्या करना है, प्लेस द पेशेंट इन सुपाइन पोजीशन ऑन टिल्ट टेबल, मतलब जो एक्चुअल टेबल होती है, जो टिल्ट होती है, जो इधर उधर मुड़ जाती है, उसके हम पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लिटा देंगे। ईसीजी लीड को मतलब मॉनिटर करने के लिए उसके चेस्ट एरिया में प्लेस कर देंगे। पेशेंट में भी आस्क्ड टू कफ या डीप ब्रीथ, और पेशेंट को हम कहेंगे कि खांसो या लंबी लंबी सांस लो, जिससे क्या होगा कि जो ब्लड फ्लो होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, मॉनिटर पेशेंट हार्ट रेट, और साथ साथ पेशेंट का हार्ट रेट और रिथम को भी मॉनिटर करेंगे। रेस्पिरेटर, पल्स रेट, बीपी को भी साथ साथ मॉनिटर किया जाएगा। ठीक है,
यहाँ है following equipment associated supply to the hand when performing cardiac catheterization to treat ventricular arrhythmia या other complication। ये कह लो ventricular arrhythmia या अदर कोई complication है तो उस टाइम ये इक्विपमेंट वहाँ पे होने चाहिए, जैसे resuscitation बैग होना चाहिए, ऑक्सीजन होनी चाहिए, सक्शन मशीन होनी चाहिए, ऑक्सीमीटर डिवाइस होना चाहिए, एंडोट्रैकियल ट्यूब होना चाहिए, डिफिब्रिलेटर होना चाहिए, मॉनिटर फॉर पल्स या ब्लड प्रेशर के लिए होना चाहिए, ईसीजी मशीन होनी चाहिए, एक्सटर्नल टेम्पररी पेसमेकर होना चाहिए और यहाँ तक कि मेडिसिन होने चाहिए, जैसे लिडोकेन, बैक्टीरियम, एपिनेफ्रिन, एट्रोपिन, मॉर्फिन, पेट्रोनिन, ये सारी मेडिसिन उस वक्त अवेलेबल होनी चाहिए। आफ्टर द प्रोसीजर, जब प्रोसीजर हो जाए तो क्या करना चाहिए, तो बार बार मतलब वही एक घंटे में 15-15 मिनट के बाद क्या करना चाहिए, मतलब वाइटल साइन को चेक करते रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टेकिंग पेरिफेरल पल्स ऐसे मतलब, और उसके बाद पेरिफेरल पल्सेस के साथ साथ स्किन और स्किन का कलर, टेम्परेचर, इन सबको भी मतलब मेजर करते रहना चाहिए। और खास तौर से उसके बाद पेशेंट को 4 से 6 घंटे के लिए बेड रेस्ट देना चाहिए। ठीक है, प्रोसीजर पे डिपेंड करता है कि कितना रेस्ट देना चाहिए, तो कम से कम 4 से 6 घंटे पेशेंट को बेड रेस्ट देना चाहिए। एक्सटेंड एक्सट्रीमिटी यूज एंड इमोबिलाइज विद स्टंट। नेक्स्ट है इनकरेज मूवमेंट फॉर अनअफेक्टेड, मतलब और उसको क्या कहेंगे, इनकरेज मूवमेंट के लिए बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है उसके बाद जब प्रोसीजर हो जाए तो ईसीजी मशीन को हटा लेंगे और साथ साथ जहां से हमने कार्डियक कैथराइजेशन को हटाया वहां पे सूचर कर देंगे। ऑब्जर्व द कॉम्प्लिकेशन ऑफ कार्डियक कैथराइजेशन, और साथ साथ कार्डियक कैथराइजेशन की कॉम्प्लिकेशन को भी ऑब्जर्व करते रहेंगे। कंप्लेन, और अगर किसी भी तरह की कंप्लेन आए तो अपने डॉक्टर से मतलब ये कह लो कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है, और यहाँ तक कि अगर पेशेंट को पेन फील हो रहा है तो उसको पेन रिलीवर भी देना चाहिए। कॉम्प्लिकेशन कौन कौन सी हो सकती है, इसमें एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है कॉन्ट्रास्ट मीडिया से, डिसएरिथमिया हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, आर्टरियल थ्रोम्बोसिस हो सकता है, परफोरेशन ऑफ हार्ट हो सकता है, वीगल रिएक्शंस हो सकती है, मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन हो सकता है और पायरोजन रिएक्शंस हो सकते हैं।